हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। आई एम आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर इकोसिस्टम। तो पिछले 7 सालों में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे गए हैं, आइए डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम हमसे पूछी गई थी नीट 2017 में। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन सेज व्हिच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास। सो इनमें से दिए हुए कौन से इकोसिस्टम में आपको मैक्सिमम बायोमास देखने को मिलेगा। आई होप आप सभी को बायोमास के बारे में इंफॉर्मेशन रिकलेक्ट हो रही होगी, राइट। चलो, ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पॉन्ड इकोसिस्टम, ऑप्शन बी लेक इकोसिस्टम, ऑप्शन सी ग्रासलैंड इकोसिस्टम या फिर ऑप्शन डी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सो कम ऑन, इफ यू कैन रिमेंबर वेल बच्चों, बायोमास क्या है? बायोमास होता है द ऑर्गेनिक मैटर, या फिर हम कह सकते हैं द मास ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक जोग्राफिकल एरिया में एट अ गिवन टाइम प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो किसी भी गिवन यूनिट एरिया में प्रेजेंट जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका टोटल मास वुड बी फॉर्मिंग द बायोमास। अब बायोमास किस इकोसिस्टम का सबसे ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जिस इकोसिस्टम में हर एक ट्रॉफिक लेवल पे ज्यादा या ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, राइट। तो ऐसे में इनमें से कौन सा वो इकोसिस्टम है जिसपे हर एक ट्रॉफिक लेवल पे आपको ज्यादा या ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलते हैं और जिनका मास भी ज्यादा होगा? ऑब्वियसली यहाँ पर एक एक करके अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, पॉन्ड इकोसिस्टम एक स्मॉल इकोसिस्टम है, राइट। उसके बाद लेक जो है वो पॉन्ड से तो बड़ी होगी बट उसका इकोसिस्टम में, बट अगर देखा जाए तो वो भी इतने ज़्यादा डाइवर्स ऑर्गेनिज्म को पोजेस नहीं करता है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे। यहाँ पर इन सभी इकोसिस्टम में से एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऐसा है जिसके हर एक ट्रॉफिक लेवल पे आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म उस ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई करते हुए नजर आएंगे, और वो भी अलग अलग फूड चेन्स में। एज सच उस इकोसिस्टम में प्रेजेंट जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगी वो ज़्यादा होंगी, और वो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही ऑर्गेनिक मैटर यानी कि बायोमास को, और इसीलिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा बायोमास देखने को मिलेगा। सो द राइट आंसर इन दिस केस शुड बी द फॉरेस्ट इकोसिस्टम बच्चों। The forest ecosystem among all these ecosystems would be having the maximum biomass because उस इकोसिस्टम में हर ट्रॉफिक लेवल पे आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म, ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म उसको ऑक्यूपाई करते नजर आएंगे, जिनका मास भी ऑल टुगेदर एग्रीगेटेड देखा जाए तो ज्यादा होगा कंपैरिजन टू दीज 3 इकोसिस्टम्स, राइट। तो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलो बच्चों, बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 2, और ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2018 में। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या पूछा जा रहा है। द क्वेश्चन सेज व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग डेटा। सो बच्चों, दी हुई इस डेटा के बेसिस पे आपको एनालाइज करने के बाद बताना है किस टाइप का इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी फॉर्म्ड। अब इस डेटा को पहले तो देखते हैं, एनालाइज करते हैं। आपको यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल दे रखे हैं। ट्रॉफिक लेवल में सबसे ऊपर यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स का देखो वेट दे रखा है 120 ग्राम्स। देन उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर का 60 ग्राम्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर का 10 ग्राम्स। अब ये आपको क्या दे रखा है? द डेटा, और डेटा में ही आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दिख रही है, राइट। सो इस डेटा के बेसिस पे लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पर किस टाइप का पिरामिड वुड बी फॉर्म्ड। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, ऑप्शन बी पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स, या फिर ऑप्शन डी अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। अब देखो, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर बड़ा ही लॉजिकल सी एक चीज़ है, ये पिरामिड ऑफ नंबर तो हो नहीं सकता। नंबर होता तो यहाँ पर यूनिट नहीं होती, राइट, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को सिर्फ काउंट किया जाता, isn't it, at each trophic level। तो यहाँ पर जो यूनिट दे रखी है वो तो मास की है ना, इसका मतलब ये पिरामिड ऑफ नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन तो यहीं पर एलिमिनेट हो गया। पिरामिड ऑफ एनर्जी हो सकता था क्या? सोचो, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज एनर्जी की यूनिट अगर हम लेते तो हम लेते या तो कैलोरीज लेते, या किलो कैलोरीज लेते, या जूल या किलो जूल्स लेते, बट एज सच यहाँ पर यूनिट है ग्राम्स। इसका मतलब क्या हुआ? ग्राम्स में अगर यूनिट है तो दैट मीन्स ये बायोमास को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब बायोमास के यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, यानी कि यहाँ पर पिरामिड ऑफ बायोमास ऑप्शन ए में भी दे रखा है और ऑप्शन डी में भी। अब आपको बताना है क्या ये इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा या फिर बनेगा एक अपराइट पिरामिड। अब लॉजिकली सोचना है। देखो, आपको याद होगा जब भी एल्टोनियन पिरामिड्स, जिन्हें हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स बुलाते हैं, इनको जब भी हम फॉर्म करते हैं तो जो बेस होता है पिरामिड का, दैट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, राइट, द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जो कि प्लांट्स होते हैं। उसके बाद आते हैं द कंज्यूमर्स, जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर फॉलोड बाय सेकेंडरी कंज्यूमर एंड सो ऑन, है ना। तो बेस हमेशा कौन फॉर्म करेगा? द प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर का जो यहाँ पर मास दे रखा है दैट इज 10 ग्राम्स। तो अगर हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड देखेंगे सो ओनली 10 ग्राम्स वुड बी देयर। तो ये छोटा है ना कंपैरेटिवली। यहाँ पर ध्यान से देखो, 10 ग्राम्स इन दोनों वैल्यू से कम है, राइट। तो यहाँ पर हमने इसके लिए एक छोटा विथ वाला यहाँ पर बॉक्स बनाया हुआ है और ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर। उसके बाद अब देखो 10 ग्राम्स के बाद यहाँ पर 60 ग्राम्स यहाँ कौन ऑक्यूपाई करेगा? ऑब्वियसली प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद जो आते हैं दैट इज गोइंग टू बी प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पर 60 ग्राम्स ऑक्यूपाई कर रहा है। तो 60 ग्राम्स की जो वैल्यू है वो डेफिनेटली ज़्यादा होने वाली है, राइट। तो उसका विथ भी हम ज़्यादा रखेंगे इस बार का। तो यहाँ पर दिस इज गोइंग टू बी द प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर को फीड करते हैं द सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसका कि वेट यहाँ पर दे रखा है 120 ग्राम्स। 120 ग्राम्स यानी कि इसका वैल्यू ज़्यादा है तो इसके बार की जो विथ होगी वो और भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर 120 ग्राम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम और भी बड़ा एक बार बनाएंगे इस तरीके से, राइट। तो ये जो बार आपको देखने को मिल रहा है, इन बार्स के बेसिस पे जो रिलेटिव थिकनेस होती है ईच बार की, वो हमें बताती है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू विच इज प्रेजेंट। तो ये यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा? द सेकेंडरी कंज्यूमर। अगर आप इस पिरामिड को ध्यान से देखते हो तो देखो ये पिरामिड कैसा शेप ले रहा है। ये पिरामिड कुछ इस तरीके का शेप ले रहा है, राइट। सो ये पिरामिड एक इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिल रहा है, राइट, जिसका एपेक्स जो है वो यहाँ पर ब्रॉड है और जो बेस है वो बहुत ही नैरो है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बन रहा है एक इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। सो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ना कि ऑप्शन डी। सो आई होप ये बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 3 नाउ, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2019। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज जनरली इन्वर्टेड? तो बच्चों इनमें से दिए हुए किस पिरामिड का शेप जनरली आपको उल्टा नजर आएगा, इन्वर्टेड नजर आता है? ठीक है, चलो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ फॉरेस्ट, ऑप्शन बी पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी, ऑप्शन सी पिरामिड ऑफ नंबर्स इन अ ग्रासलैंड, और ऑप्शन डी द पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो पहली चीज़ जो आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक की होगी, बिकॉज मैंने थ्रू आउट कॉन्सेप्ट अराउंड ये वाली बात बताई थी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, वो कभी भी इन्वर्टेड शेप का नहीं बनेगा, वो हमेशा सीधा बनता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो कभी भी करेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले इसी को एलिमिनेट कर दो, ठीक है, क्योंकि हमसे बोल रहे हैं टू फाइंड दोज इकोलॉजिकल पिरामिड जो कि जनरली इन्वर्टेड होंगे। फाइन, चलो अब याद करो, हमने देखा था इन्वर्टेड केस वाला। जनरली मैंने बताया था जितने भी पिरामिड्स होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स वो अपराइट होते हैं एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू केसेस। जैसे कि हमने पिरामिड ऑफ बायोमास का एक एग्जांपल लिया था इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम। यस, यू गेस्ड इट राइट, एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो जनरली इन्वर्टेड मिलता है। और वन सच इकोसिस्टम जो यहाँ मेंशन है जो कि एक्वाटिक है वो है द सी। इसीलिए द पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी जो है, सिंस सी एक एक्वाटिक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करती है ना, इसका मतलब यहाँ पर पाया जाने वाला पिरामिड ऑफ बायोमास वुड बी ऑब्वियसली इन्वर्टेड, वाइल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड में यू विल फाइंड अपराइट पिरामिड्स। चलो कैसे होता है ये बात भी वापस से रिकॉल करवा देता हूँ। सी इकोसिस्टम में आपको पता है सबसे जो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रोड्यूसर्स अगर आपको देखने को मिलेंगे, दे आर गोइंग टू बी फाइटोप्लैंक्टन्स, माइक्रोस्कोपिक टाइनी प्लांट्स, राइट। सो सबसे यहाँ पर जो लोएस्ट लेवल ऑफ पिरामिड है, दैट मीन्स जो प्रोड्यूसर लेवल पे होंगे, दे आर गोइंग टू बी द फाइटोप्लैंक्टन्स। अब देखो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, सिंस दे आर माइक्रोस्कोपिक, इनका वेट ऑल टुगेदर भी पूरे सी का ले लिया जाए ना, तो जितने भी फाइटोप्लैंक्टन एक सी के अंदर प्रेजेंट होंगे उनका वेट कंपैरेटिवली बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो कि है द प्राइमरी कंज्यूमर की, जिनको ऑक्यूपाई करते हैं दी जूप्लैंक्टन्स। तो यहां पर
ये भी क्या हैं, दे आर टाइनी माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, ठीक है। और उसके बाद जू प्लैंक्टन्स को ईट करने वाले जो क्रस्टेशियंस हैं, देखो उनका वेट कंपैरेटिवली जू प्लैंक्टन से भी ज़्यादा होगा। अगेन फाइटोप्लैंक्टन्स का वेट सबसे कम होगा, यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर का सबसे जो वेट होगा सबसे कम होगा। और उसके बाद जो वेट होगा जू प्लैंक्टन्स का, जो कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, वो कंपैरेटिवली फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा होगा। जू प्लैंक्टन्स के बाद आने वाला जो नेक्स्ट लेवल है, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स का, जो कि आते हैं द क्रस्टेशियंस, उनका वेट कंपैरेटिवली आपके जू प्लैंक्टन से भी ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे क्रस्टेशियंस का जो वेट लिया जाएगा वो इन कंपैरिजन टू ऑल द जू प्लैंक्टन्स वो ज़्यादा होगा। इस तरीके से जब आप देखोगे ना, एक एक्वाटिक या फिर मैराइन इकोसिस्टम में आपको इस तरीके का पिरामिड देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो सबसे कम बायोमास पोजेस कर रहा है, और जो हायर लेवल्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स हैं उन पे ईच सक्सेसिव लेवल पे आपको बायोमास इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। इन अ वे दे आर अगेन फॉर्मिंग एन इन्वर्टेड टाइप ऑफ अ पिरामिड, कुछ इस तरीके का। इसीलिए यहां पर जो राइट आंसर होगा, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी इन दिस केस, दैट इज द पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी। आई होप आपको अब अच्छे से रिकॉल हो गया होगा कि पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वाटिक इकोसिस्टम या फिर सी जैसे इकोसिस्टम में आपको जनरली इन्वर्टेड मिलता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलो बच्चों, बिगिन करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, विच इज फ्रॉम द ईयर 2020। इस क्वेश्चन में आपको अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर आपको मैच करना है आइटम्स को इन दीज टू कॉलम्स। तो फर्स्ट कॉलम में आपको ट्रॉफिक लेवल मेंशन्ड है और सेकेंड कॉलम में एग्जाम्पल्स। आपको यहाँ पर करेक्ट ट्रॉफिक लेवल्स को उनके एग्जाम्पल से मैच करना है, मतलब इनमें से कौन सा वो एग्जाम्पल है जो बेटर तरीके से इन ट्रॉफिक लेवल्स को ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर? और इसके बेसिस पे हमें फाइंड करना है राइट आंसर फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो। फाइन, चलो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले वी हैव फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, देन वी हैव सेकंड ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल। और यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं क्रो, वल्चर, रैबिट एंड ग्रास। अब लॉजिकली हम क्या करते हैं, हम सीक्वेंस से चलते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बिगिन करेंगे विद द सी आइटम, दैट इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। आपको पता है किसी भी फूड चेन में जो सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल होता है इकोसिस्टम में, वो कौन ऑक्यूपाई करते हैं? द प्रोड्यूसर्स, जो कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में कन्वर्ट करते हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है दैट मस्ट बी ऑक्यूपाइड बाय एन ऑटोट्रॉफ, अ प्लांट। इसका मतलब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है वो ऑक्यूपाइड में से कौन सा करना चाहिए? डेफिनेटली द ग्रास। तो यहाँ पर सी शुड मैच विद द फर्स्ट आइटम। तो देखो सी फर्स्ट से कहाँ, फोर्थ आइटम से कहाँ मैच कर रहा है? तो सी फोर्थ से मैच कर रहा है इन ओनली ऑप्शन बी, वाइल ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये सभी रॉन्ग है, हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट होना चाहिए। लेट्स वेरीफाई। चलो, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के बाद आता है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, दैट मीन्स प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं द कंज्यूमर। सबसे पहले आता है प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर जो है जनरली हर्बीवोर्स हैं, राइट? बिकॉज वही फीड ऑन करेंगे ऑटोट्रॉफ्स को, यानी कि प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स को। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है वो एक ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर हमें मैच करना होगा जो कि इस ग्रास को ईट करता है, और ग्रास ईट करने वाले यहाँ पर ऑर्गेनिज्म में दिख रहे हैं आपको द रैबिट। इसका मतलब बी आइटम शुड मैच विद 3। तो बी देखो यहाँ पर थर्ड से यहीं पर मैच कर रहा था, है ना, ऑप्शन बी में, जिसको हमें वेरीफाई करना है, कर रहा है भाई। उसके बाद हमारे पास फोर्थ ट्रॉफिक लेवल एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल बचता है। अब देखो थर्ड एंड फोर्थ पे से टॉप जो ट्रॉफिक लेवल है वो ये वाला है, फोर्थ वाला, राइट? और आपको पता है दो एग्जाम्पल्स आपके पास बचे हैं, क्रो एंड वल्चर। सो वल्चर एंड क्रो में से कौन जो है वो सबसे टॉप मोस्ट ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करेगा? अब आपको ये बात भी पता है वल्चर ही यहाँ पर एक टॉप कार्निवोर की तरह एक्ट करेगी, और इट शुड ऑक्यूपाई द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल इन एन फूड चेन, राइट? तो इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है इट शुड मैच विद वल्चर। तो ए यहाँ पर सेकंड से मैच करना चाहिए था, जो कि कर रहा है, और बचा हुआ जो आपका डी है वो फर्स्ट से मैच करना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। इसका मतलब जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी ही होगा। एंड दिस वॉज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू टू सॉल्व। आई होप ये क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो बच्चों, लेट्स बिगिन विद प्रॉब्लम 5 विच इज येट अनदर प्रॉब्लम फ्रॉम द ईयर 2020। लेट्स सी इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। In relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statements is correct? ओके, तो दी हुई इन स्टेटमेंट में से जो कि एक्चुअली कंसर्न है विद द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, इन दो वैल्यू से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम दी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। ठीक है, चलो पहला स्टेटमेंट देखते हैं,
from option A. It says there is no relationship between gross primary productivity and net primary productivity. तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे हम जीपीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जैसे हम एनपीपी से रिलेट करते हैं, ये आपस में कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग जो आपका जीपीपी है, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ बोला जा रहा है जो आपका जीपीपी है उसकी वैल्यू हमेशा एनपीपी से ज़्यादा होती है। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग जीपीपी जो है इज ऑलवेज लेस देन एनपीपी, या फिर ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज जीपीपी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड द सेम, यानी कि जीपीपी और एनपीपी अलग नहीं है, दे आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो कौन सी वो स्टेटमेंट है, जल्दी से बताओ। आपने ये रिलेशनशिप भी शेयर किया हुआ है, ये आई मीन स्टडी किया हुआ है इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप शेयर होता है। सो जीपीपी क्या बताता है, जीपीपी बताता है द टोटल कितना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर किया है ओवर द टाइम पीरियड इन एन इकोसिस्टम, और कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ है बाय द प्लांट्स। और एनपीपी बताता है कि कितना जो ऑर्गेनिक मैटर है वो अवेलेबल है फॉर द कंज्यूमर्स टू कंज्यूम, राइट। तो हमने देखा था एक रिलेशनशिप जो इनके बीच में देखने को मिलता है, दैट इज जीपीपी में से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो लॉस्ट हो जाता है एज रेस्पायरेशन, है ना। तो यहां पर रेस्पायरेटरी लॉस होता है, जिसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है वो अवेलेबल होता है एज एनपीपी फॉर द सेकेंड कंज्यूमर्स टू कंज्यूम। तो इस तरीके से आप देखोगे जीपीपी में से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जब रिलीज हो जाती है तो बचता है एनपीपी। इसका मतलब जीपीपी माइनस द रेस्पायरेटरी लॉस, जैसे हम आर बुलाते हैं, वो हमें एनपीपी देता है, राइट। तो इसका मतलब जीपीपी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी ना एनपीपी से, क्योंकि उसके पास ये रेस्पायरेटरी लॉस वाला वैल्यू भी था। जब इसमें से निकल गया जीपीपी में से ये वैल्यू, तब जाके एनपीपी मिला। इसका मतलब जो आपका जीपीपी होता है दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इट इज ऑलवेज मोर देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्योंकि देखो ग्रॉस और नेट वर्ड आपको यही बताता है ना, ग्रॉस मीन्स इन टोटल, नेट मीन्स आफ्टर डिडक्शंस, राइट। तो डिडक्शंस के बाद एनपीपी बनेगा, तो डिडक्शन हुआ ना, इसका मतलब उसकी वैल्यू हमेशा जीपीपी से कम ही होगी। इसीलिए जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होने वाला है, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो द राइट आंसर इन दिस केस शुड बी ऑप्शन बी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 6 नाउ। The question says which of the following statements is incorrect। तो बच्चों दी हुई इन स्टेटमेंट में से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। लेट्स सी, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो यहाँ बोला जा रहा है जो एनर्जी कंटेंट होता है इकोसिस्टम में एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, अगर आप फर्स्ट से फोर्थ ट्रॉफिक लेवल की तरफ चलोगे तो वो हमेशा कम होता जाता है एट ईच ट्रॉफिक लेवल। इसीलिए आपने देखा था जो पिरामिड ऑफ एनर्जी था वो हमेशा अपराइट मिलता था, राइट, क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी अवेलेबल थी वो कम होती जाती थी। और आपको पता ही है, आपने 10% एनर्जी ट्रांसफ़र वाला जो लॉ है उसको भी स्टडी किया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो वो हमेशा 10% होती है ऑफ द टोटल एनर्जी अवेलेबल एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल, और उसके बाद वो हर अपर ट्रॉफिक लेवल पे उसका 10% ही ट्रांसफ़र होता है। इसीलिए हर ट्रॉफिक लेवल के साथ साथ जो एनर्जी कंटेंट है वो भी कम होता जाता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए इसको हम कर देंगे एलिमिनेट, राइट। देन उसके बाद देखते हैं ऑप्शन बी विच सेज बायोमास डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। दिस इज ऑल्सो करेक्ट बच्चों। जैसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है वैसे ही बायोमास का भी होता है। बायोमास का भी यानी कि लोअर ट्रॉफिक लेवल का जितना भी टोटल बायोमास है उसका लगभग 10% ही ट्रांसफर होता है टू द अपर ट्रॉफिक लेवल, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ते जाते हैं और हम यहाँ पर प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी जो भी हमारे जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं उन पर बढ़ते जाते हैं, जो आपका बायोमास कॉन्टेंट है वो भी कम होता जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट भी जनरली करेक्ट होगा, एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस जहाँ पर हमने वहाँ पर सी या फिर एक्वाटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल लिया था। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट भी अभी तक ठीक ही चल रहा है, इसको अभी के लिए हम रिजर्व रखते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। लेट्स सी ये वाला स्टेटमेंट, एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम द फर्स्ट टू द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो देखो ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है टू द वन जो हमने स्टडी की थी इन द फर्स्ट केस, दैट इज ऑप्शन ए में। यहाँ देखो, यहाँ बोला जा रहा है एनर्जी कंटेंट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता रहता है फ्रॉम द फर्स्ट टू द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल।
क्या ये सच हो सकता है? यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे इतनी एनर्जी थी, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे इतनी एनर्जी हो गई, फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे इतनी एनर्जी हो गई। दैट मीन्स हर ट्रॉफिक लेवल के साथ एनर्जी इंक्रीज कर रही है। बट डू यू थिंक दिस एवर हैपन्स? नहीं, क्योंकि आपको पता है हर ट्रॉफिक लेवल की ओनली 10% एनर्जी ही पास ऑन होती है टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसका मतलब क्या हुआ? दिस टाइप ऑफ पिरामिड या पिरामिड जो इन्वर्टेड है वो कभी भी ऑब्टेन नहीं होता है व्हेन वी टॉक अबाउट द पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो परफेक्टली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जिसे हमें आइडेंटिफाई करना था। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन सी ही होगा। तो इन कॉन्टेक्स्ट टू विच हम कह सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट था, इसलिए इसको एलिमिनेट करना पड़ता। वाइल अगर हम ऑप्शन डी भी देख लें, देखो क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीजेस फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो देखो जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से फोर्थ ट्रॉफिक लेवल जाते जाते कम होते जाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सच है बच्चों, राइट, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू केसेस, जैसा कि हमने वो ट्री वाला इकोसिस्टम का एग्जांपल लिया था जहाँ पर सिंगल ट्री पे जो है वो मोर नंबर ऑफ इंसेक्ट्स प्रेजेंट हो गए। तो ट्री सिंगल है, नंबर कम है, लेकिन इंसेक्ट्स जो है वो ज़्यादा है, राइट। इंसेक्ट्स को फीड करने वाली जो बर्ड्स हैं वो उनसे भी ज़्यादा होंगी। इस तरीके से वो एक कुछ एक्सेप्शन होते हैं, बट ये वाली स्टेटमेंट जो है वो जनरली कभी भी करेक्ट नहीं हो सकती। वाइल ये वाला बी और डी वाला जो स्टेटमेंट है इनमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ सकते हैं एक्सेप्ट इन अ फ्यू एक्सेप्शनल केसेस, बट जनरली ये दो स्टेटमेंट्स करेक्ट मानी जाती, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी वाली, राइट। बट ऑप्शन सी वाली जो स्टेटमेंट है वो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकती है, इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा इन दिस केस वुड बी ऑप्शन सी। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। तो चलो बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू प्रॉब्लम 7 नाउ। द रेट ऑफ डीकॉम्पोजिशन is faster in the ecosystem due to the following factors except, okay, तो वो एक्सेप्शन ही फाइंड करना है आपको। देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है, इनमें से किस फैक्टर को छोड़ के बाकी सभी फैक्टर्स जो हैं वो फास्ट डिकम्पोजिशन को कंट्रीब्यूट करते हैं इन एन इकोसिस्टम। तो किसी भी इकोसिस्टम में अगर फास्ट डिकम्पोजिशन कराना है तो इनमें से 3 फैक्टर्स उसको कंट्रीब्यूट करेंगे, उसको फेवर करेंगे, एक्सेप्ट 1। कौन सा है जो कंट्रीब्यूट नहीं करता है फास्ट डिकम्पोजिशन को? चलो ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेट्राइटस रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, ऑप्शन बी डेट्राइटस रिच इन शुगर्स, ऑप्शन सी वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट, या ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ एरोबिक सॉइल माइक्रोब्स। कम ऑन, यू नो वेरी वेल बच्चों, इसका आंसर आपको जनरली बहुत अच्छे से आता होगा। ये बात मैंने आपको तभी बताई थी जब हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन में, कि जो नेचर होता है डेट्राइटस का वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ ही साथ एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक कंडीशन भी रोल प्ले करती हैं इन डिटर्मिनिंग द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, राइट। सो मैंने आपको बात बताई थी, जो भी डेट्राइटस यानी कि जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर रिच होता है लिग्निन और काइटिन जैसे सब्सटेंसेस में, उनका डिकम्पोजिशन रिलेटिवली स्लोअर होता है, मतलब वो फास्ट डिकम्पोजिशन को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ओके, तो इसका मतलब यही वो फैक्टर है जो कि डिकम्पोजिशन को फास्टर रेट पे नहीं होने देगा इकोसिस्टम में। तो इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर होता है। वेराज मैंने आपको बताया था जो भी डेट्राइटस नाइट्रोजन रिच होता है या फिर जिनके पास वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर्स प्रेजेंट होती है, उनका डिकम्पोजिशन क्विकर होता है, वो जल्दी हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब दे कॉन्ट्रीब्यूट, इसलिए अगर ये कॉन्ट्रीब्यूट करते थे इसका मतलब वी विल हैव टू एलिमिनेट दिस। सिमिलरली आपको पता है वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट जो है वो डिकम्पोजर्स के लिए आइडियल कंडीशंस होती हैं टू डिकम्पोज दी ऑर्गेनिक मैटर। इसका मतलब ये भी कंट्रीब्यूट करता है एट अ फास्टर डिकम्पोजिशन, राइट। तो इसका मतलब क्या करता है, ये भी एक फैक्टर होता, इसलिए हम इसको एलिमिनेट करना पड़ता, बिकॉज वी हैड टू फाइंड दिस एक्सेप्शन, राइट। एंड लास्ट वन वाज प्रेजेंस ऑफ एरोबिक सॉइल माइक्रोब्स। अब ये बात तो आपको पहले से ही पता है, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस जो है वो लार्जली एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, बिकॉज वहाँ पर जो डिकम्पोजिशन करवाने वाले माइक्रोब्स हैं दे आर एरोबिक, इसीलिए एरोबिक माइक्रोब्स का होना सॉइल के अंदर वो कंट्रीब्यूट करेगा फास्टर डिकम्पोजिशन को। इसका मतलब यहाँ पर ये भी कंट्रीब्यूट करता है फास्टर डिकम्पोजिशन, तो ये 3 के तीनों हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं एक्सेप्ट फॉर दिस वन जो कि कंट्रीब्यूट नहीं करता टुवर्ड दी फास्टर डिकम्पोजिशन। तो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए इन दिस केस। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 8 नाउ, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द ईयर 2021। लेट्स सी इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इन द इक्वेशन GPP माइनस R इज इक्वल्स टू NPP, R रिप्रेजेंट्स व्हाट? ओके, तो बच्चों आपको बताना है इस इक्वेशन में आपको GPP, NPP और R जैसे टर्म्स यूज किए गए हैं, इनमें से R का क्या मतलब है, दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो।
वेरी इजी क्वेश्चन, मेरी रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी आप सभी को। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए रेस्पिरेशन लॉसेस, ऑप्शन बी रेडिएंट एनर्जी, ऑप्शन सी रिटार्डेशन फैक्टर या फिर ऑप्शन डी इन्वायरमेंटल फैक्टर। और ऐसा ही हमने इसका रेफरेंस जो था वो पीछे भी ले रखा था कि जो जीपीपी है उसमें से जब रेस्पिरेशन, क्योंकि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, उनमें से उसका कुछ पोर्शन वो यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन। ओके, तो यहाँ पर वो रेस्पिरेशन के फॉर्म में ऑर्गेनिक मैटर जो है कंज्यूम हो जाता है और रिमेनिंग जो बचता है वो एनपीपी होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, राइट। तो इसका मतलब आर यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा द लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इसका मतलब ऑप्शन ए रेस्पिरेशन लॉसेज वुड बी द राइट आंसर इन दिस केस। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 9 नाउ, और ये क्वेश्चन है फ्रॉम द ईयर 2022। लेट्स सी इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो बच्चों यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं इन ईच ऑफ द ऑप्शन एंड वी हैव टू फाइंड कौन सी वो स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। फाइन, चलो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है जो पिरामिड ऑफ नंबर्स हैं इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ नंबर मिलता है वो अपराइट होता है, जो कि बिल्कुल ट्रू है, ये आप देख चुके हो, कॉन्सेप्ट अराउंड में हमने स्टडी भी किया है, राइट। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। देन वी हैव पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी इज जनरली इन्वर्टेड। जैसा कि हमने देखा था बच्चों, सी यानी कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास जनरली इन्वर्टेड पाया जाता है। इसका हमने रेफरेंस पीछे भी ले रखा है इन वन ऑफ द क्वेश्चन जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। दैट मीन्स व्हाट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब इसको भी एलिमिनेट कर दो। फाइन, अब आता है पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी इज जनरली अपराइट। देखो इसी का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे दिया है यहीं पर कि पिरामिड ऑफ बायोमास सी इकोसिस्टम में अपराइट होता है, जो कि रॉन्ग है ना। हमने देखा था सबसे कम वेट जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स विच आर दी फाइटोप्लैंक्टन, उससे ज़्यादा वेट मिलता था ज़ूप्लैंक्टन, तो उसके बाद क्रस्टेशियंस एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको एक इन्वर्टेड पिरामिड मिलता था, राइट, इन द सी इकोसिस्टम। दैट मीन्स ये वाला जो स्टेटमेंट है यही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है विच वी हैड टू फाइंड। दैट मीन्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। वाइल अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, जो कि परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है। आप सभी को पता है, मैंने बता रखा है, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट बनेगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से इसको भी एलिमिनेट करना पड़ता, एंड देन Hence we are left with option C, जो कि हमारा राइट आंसर होगा इन दिस केस। तो बच्चों चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 10 एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द ईयर 2021 और ऐसा ही सेम क्वेश्चन इसी साल नीट 2023 मणिपुर में भी पूछा गया था। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। द क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड टू एज। तो सॉइल में किसी भी टाइम पर प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम, इनकी अमाउंट को हम क्या बुलाते हैं। अब मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इस बात पर ऑब्जेक्ट करेंगे कि इस क्वेश्चन को मैंने क्यों इंक्लूड किया है, बिकॉज ये टॉपिक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ही में इंक्लूडेड है एनसीईआरटी में, और ये टॉपिक ही ऑल टुगेदर रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम द एनसीईआरटी। इनफैक्ट ये नई एनसीईआरटी में मिलेगा भी नहीं, राइट। बट देखिए बच्चों, ये एक सिंपल सा एक टर्म है जिसको मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया था मेरे कॉन्सेप्ट अराउंड वीडियो में। ऑल्दो आई नो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग से कोई भी इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ऑल्दो ये माना जा सकता है कि ये एक सिंगल टर्म है जिसको कि आप फेमिलियर अपने आप को करवा सकते हो। तो अगर आप फेमिलियर रहते हो तो हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एज अगर ले भी लेते हैं टॉपिक की तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इट्स अ सिंगल टर्म जिसको कि आपको बस याद रखना था, इसलिए मैंने इसको कॉन्सेप्ट अराउंड में भी डाल दिया था, राइट। तो देखो आपको सिंपली बताना है कि सॉइल पे प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अमाउंट को हम क्या बुलाते हैं एट एनी गिवन टाइम। सो ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टैंडिंग क्रॉप, ऑप्शन बी क्लाइमैक्स, ऑप्शन सी क्लाइमैक्स कम्युनिटी या फिर ऑप्शन डी स्टैंडिंग स्टेट। और यू नो वेरी वेल इसका राइट आंसर स्टैंडिंग स्टेट था, ठीक है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, स्टैंडिंग स्टेट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 11 दैट इज फ्रॉम द ईयर 2022। क्वेश्चन सेज detritivores break down detritus into smaller particles. This process is called। तो एक प्रोसेस जिसमें डेट्राइटिवोर्स ब्रेक कर देते हैं डेट्राइटर्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में या फ्रैगमेंट्स में, इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं। हिंट यहीं से मिल गया होगा। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कैटाबॉलिज्म, ऑप्शन बी फ्रैगमेंटेशन, ऑप्शन सी ह्यूमिफिकेशन या फिर ऑप्शन डी डिकॉम्पोजिशन। सो बच्चों यू नो वेरी वेल डेट्राइटिवोर्स क्या हैं, कुछ ऐसे वर्म लाइक एनिमल जैसे अर्थवर्म हो गया, बीटल्स हो गए, राइट। ये सभी के सभी क्या करते हैं, जो डेट्राइटस है दैट इज द डेड ऑर्गेनिक मैटर, उस पर एक्ट करके उसको छोटे छोटे टाइनी टाइनी फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर देते हैं, राइट। और फ्रैगमेंट्स के बाद हाईली पल्वराइज यानी कि हाईली पाउडरी फॉर्म में उसको रिलीज करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बुलाते थे
फ्रैगमेंटेशन। इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इन दिस केस। ओके, सो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कैटाबॉलिज्म क्यों नहीं होगा, बिकॉज कैटाबॉलिज्म जो है वो फर्दर इन फ्रैगमेंट्स पे एक्ट करते हैं। कौन? डीकम्पोजर्स जैसे कि माइक्रोब, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई जो है वो इन फ्रैगमेंट्स पे जो कि डेट्राइटिवोर्स ने प्रोड्यूस किए हैं एक्टिंग ऑन दी डेट्राइटस, उन पर एक्ट करेंगे, उन पे कुछ एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करके उनको सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, दैट इज कैटाबॉलिज्म। ह्यूमिफिकेशन तो ह्यूमस का फॉर्मेशन हो गया फ्रॉम द डेट्राइटस, एंड डिकम्पोजिशन एक ब्रॉडर टर्म है जिनमें ये सारी प्रोसेसेस आती हैं। सो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, फ्रैगमेंटेशन। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, विच इज प्रॉब्लम 12 नाउ। इट सेज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, मतलब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, जिसको रीड करने के बाद केयरफुली आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, या फिर दोनों सही हैं या फिर दोनों इनकरेक्ट हैं। चलो स्टेटमेंट 1 को रीड करते हैं। Decomposition is a process in which the detritus is degraded into simpler substance by the microbes। तो decomposition आप सभी को पता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो डेट्राइटस है उस पे एक्ट करते हैं कुछ सॉइल माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई, और वो उसको डिग्रेड करके सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है बेसिकली डिकम्पोजिशन की, ये डेफिनेटली एक करेक्ट स्टेटमेंट ही है ना। तो इसके आगे हम एक छोटा सा टिक लगा लेते हैं। Then उसके बाद we have is the statement 2 that says decomposition is faster if the detritus is rich in lignin and chitin। क्या डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो फास्ट हो जाता है अगर डेट्राइटस का कॉम्पोजिशन में आपको लिग्निन और काइटिन जैसे सब्सटेंस मिलते हैं? जी नहीं, आपको पता है, ये मैंने बताया था जब हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन पढ़ा था। जो नेचर ऑफ डेट्राइटस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। अगर वहाँ पर जो डेट्राइटस में लिग्निन और काइटिन का अमाउंट ज़्यादा होगा तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है, फास्ट नहीं। इसका मतलब ये यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो in this particular question statement 1 is correct but the other one is incorrect। so यहाँ पर देखो कौन से ऑप्शन में बोला जा रहा है statement 1 करेक्ट है और statement 2 इनकरेक्ट। ऑप्शन सी में, दैट इज statement 1 is correct and statement 2 is incorrect। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इन दिस केस। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 13 पर। द क्वेश्चन सेज amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time by plants during the photosynthesis is called। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स जो ओवर अ टाइम पीरियड पर यूनिट एरिया जो भी अमाउंट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं उसे हम क्या बुलाते हैं? ठीक है, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रोडक्शन, ऑप्शन सी प्राइमरी प्रोडक्शन, या फिर ऑप्शन डी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। एंड द राइट आंसर वुड बी ऑब्वियसली ऑप्शन सी। सो जो प्रोडक्शन वर्ड है वो याद रखना है अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा, और जब भी वर्ड प्रोडक्टिविटी आता है तो वो रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पर आपको पता है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन या फिर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन नहीं होके बल्कि प्रोडक्टिविटीज होते हैं, वो रेट होते हैं, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा प्राइमरी प्रोडक्शन। क्यों? देखो आपको याद होगा प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या फिर जो बायोमास है वो प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया है ओवर द टाइम पीरियड पर यूनिट एरिया बेस्ड ऑन कि कितना उन्होंने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया था। वाइल सेकेंडरी प्रोडक्शन जो है वो एक एप्रोप्रिएट टर्म है फॉर द प्रोडक्शन या फिर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर एट द कंज्यूमर लेवल, है ना। तो वो अलग चीज़ है, वो कंज्यूमर्स जो करते हैं, प्लांट्स जो करते हैं सबसे पहले वो प्राइमरी है। इसका मतलब प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो प्लांट से रिलेटेड है बाय द एक्टिविटी ऑफ देयर फोटोसिंथेसिस। फाइन, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा इन दिस केस। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 14 जो कि इसी साल नीट 2023 में पूछी गई थी। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल और ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। देखो क्या बोला जा रहा है, इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इज इक्वल्स टू एनपीपी। जीपीपी इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड आर हियर इज। अब आपको आर पहचानना है, या आप पहले भी कर चुके हो। ऑप्शन है ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी कोशेंट, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी लॉस, ऑप्शन सी रिप्रोडक्टिव एलोकेशन, या फिर ऑप्शन डी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। एंड द राइट आंसर वुड बी ऑब्वियसली ऑप्शन बी इन दिस केस। तो रेस्पिरेटरी लॉस आपको पता ही है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस उसमें से कुछ पोर्शन वो रेस्पिरेशन में कंज्यूम कर लेते हैं। तो वो जो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो आता है अंडर रेस्पिरेटरी लॉसेस। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है।
तो बच्चों अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं टुवर्ड द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज प्रॉब्लम 15। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। आपको यहाँ पर ए से लेकर ई तक कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स के सेट को आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो। फाइन, चलो पहली स्टेटमेंट रीड करते हैं, दैट इज स्टेटमेंट ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है डेट्राइटिवोर्स परफॉर्म फ्रैगमेंटेशन। डेट्राइटिवोर्स आप सभी को याद होगा ना, डेट्राइटस को फीड करने वाले जो आपके एनिमल्स होते हैं जो कि नॉर्मली वर्म लाइक होते हैं, अर्थ वर्म की तरह, राइट, और बीटल्स आते हैं उनमें सभी के सभी, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स एंड सो ऑन। सो ये जो डेट्राइटिवोर्स हैं वो फ्रैगमेंटेशन कॉज करते हैं। दैट मीन्स आपको पता ही है वो क्या करते हैं, डेड जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको पीसेस में, स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देते हैं, जैसे फ्रैगमेंटेशन बुलाते हैं। ये स्टेटमेंट डेट्राइटस से रिलेटेड परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, तो इसके आगे हम एक छोटा सा टिक लगा लेंगे। फाइन, okay, we have the next statement, which is B statement, that says the humus is further degraded by some microbes during mineralization. So mineralization याद है आप सभी को, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें डिकम्पोजिशन के टाइम पर मिनरल्स जो है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में रिलीज होते रहते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर। और आपको पता है जो ह्यूमस है वो बनता है फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर ओनली, और ये न्यूट्रिएंट रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करता है, याद है। तो इसमें जो डिकम्पोजिशन रेट है वो स्लो है, तो डिकम्पोजिशन रेट स्लो होने की वजह से धीरे धीरे मिनरल्स जो है वो रिलीज होते रहते हैं इनटू द सॉइल, और ये कुछ माइक्रोब्स ही परफॉर्म करते हैं इन द प्रोसेस कॉल्ड मिनरलाइजेशन। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का जो रिलीज होता है फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन कैरिड आउट बाय दीज माइक्रोब्स। तो ये स्टेटमेंट जो है रिगार्डिंग द ह्यूमस एंड मिनरलाइजेशन इज परफेक्टली करेक्ट। डोंट यू थिंक सो? हमने इसको स्टडी किया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी एक छोटा सा टिक लगा लेते हैं इसके आगे हम। ओके, चलो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, दैट सेज वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट्स प्रेसिपिटेटेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? डेफिनेटली यस। मिनरलाइजेशन में आपको पता है जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, अगर उनमें से कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, तो वो डिसॉल्व होकर वाटर के साथ नीचे लेयर्स ऑफ सॉइल्स में ऐसे सीप कर जाएंगे, राइट, और वो सॉइल की अपर लेयर्स में, अपर लेयर बहुत डीप नहीं जाते हैं, ऊपर वाली कुछ लेयर्स में ही जाके वहाँ पर प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं लीचिंग। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी परफेक्टली करेक्ट है। इसके आगे भी एक छोटा सा टिक लगा लेते हैं। देन बात करते हैं डी स्टेटमेंट की। ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, देखो, द डेट्राइटस फूड चेन बिगिन्स विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या डेट्राइटस फूड चेन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बिगिन करती है? डेफिनेटली नॉट। यू रिमेंबर डेट्राइटस फूड चेन बिगिन करती है विद दी डेड ऑर्गेनिज्म, ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो कि डेड है, जैसे हम डेट्राइटस बुलाते हैं, उसका ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज यहाँ पर डेड ऑर्गेनिज्म शुड बी देयर, सो द वर्ड लिविंग हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय डेड ओवर हियर, राइट। एंड लास्टली देखते हैं हमारी ई स्टेटमेंट क्या कहती है। द स्टेटमेंट सेज अर्थवर्म्स ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है, अर्थवर्म जो है डेट्राइटस को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, विच इज इनकरेक्ट, यू नो वेल, बिकॉज अर्थवर्म इज अ डेट्राइटिवोर, और डेट्राइटिवोर डेट्राइटस को ब्रेक करते हैं स्मॉल पीसेस में बाय द प्रोसेस कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर कैटाबॉलिज्म नहीं आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था फ्रैगमेंटेशन। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो हमारे पास जो करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ए, बी एंड सी। इसका मतलब जिस ऑप्शन में ए, बी और सी को सही बताया जा रहा है वही करेक्ट है, और यहाँ पर यही ऑप्शन देखो कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी में बोला जा रहा है स्टेटमेंट ए, बी एंड सी आर करेक्ट, इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन डी इन दिस केस। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होते हैं हमारे द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर इकोसिस्टम। आई होप इस चैप्टर के जितने भी PYQs हमने डिस्कस किए वो आपको क्लियरली समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्न हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।